नमस्कार। आज के प्राणी शास्त्र के इस व्याख्यान में मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, डिस्ट्रिक्ट नागौर, इस चैनल के दर्शक एवं मेरे व्याख्यान को श्रवण करने वाले समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जो कि जूलॉजी के बीएससी सेकेंड ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण विषय ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का विषय बायोटेक्नोलॉजी एवं जूलॉजी, साथ साथ वनस्पति शास्त्र या बॉटनी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रसंग है। यह विषय मॉडर्न साइंस या बायोटेक्नोलॉजी का एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत एनिमल्स का जेनेटिक मैनिपुलेशन करके या जेनेटिकली इंजीनियर्ड तरीके से नए प्राणियों का उत्पादन, नई स्पीसीज़ का उत्पादन किया जाता है, जो कि जेनेटिकली अत्यंत सक्षम होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बेनिफिशियल होती है इकोनॉमिकली। इस उद्देश्य से ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रोडक्शन या अध्ययन किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करें। ट्रांस का मतलब होता है दूसरे एनिमल से, दूसरे की बॉडी से प्राप्त जीन्स से विकसित प्राणी। एनिमल सेल्स का कृत्रिम संवर्धन बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इस कारण से एनिमल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादों का व्यावसायीकरण बहुत कम या मुश्किल होता है। वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखरन ने पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक द्वारा स्तनधारी एनिमल्स, मैमल्स की सेल्स में फॉरेन जीन्स के, विदेशी जीन के प्रतिस्थापन से प्राप्त लाभ की संभावना पर प्रकाश डाला था। ट्रांसजेनिक जंतुओं का उत्पादन कैसे होता है? ट्रांसजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उत्पादन किया जाता है और जिसमें पात्र अवस्था में, अर्थात चेंज किए हुए जेनेटिकली मैनिपुलेटेड एनिमल्स के बनने के बाद की अवस्था में जीन मैनिपुलेशन तकनीक द्वारा जर्म सेल्स का रूपांतरण किया जाता है। जर्म सेल्स क्या होती हैं? जर्म सेल्स जेनेटिक सेल्स होती हैं। स्पर्म्स या ओवम जर्म सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोजोआ या ओवम अंडा, और मैनिपुलेशन इनके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त एनिमल्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहा जाता है। इसके इतिहास पर अगर प्रकाश डालें या विचार करें तो दो अमेरिकन वैज्ञानिक पामीटर एवं विंटर ने हेयर या खरगोश के, रैबिट के ग्रोथ हार्मोन जीन बीटा ग्लोबिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन जीन है, उसमें मानव वृद्धि हार्मोन जीन या बीटा ग्लोबिन और थाइमिडीन काइनेज जीन को विलगित कर, सेपरेट कर मेटालोथियोनिन
जीन, जो कि एक ऐसा जीन है जो प्रोटीन बॉन्ड के जीन को कोड करता है, के साथ रैट्स के प्रेरक भाग को अलग अलग स्थानों पर जोड़ दिया, अर्थात दूसरे एनिमल्स के जेनेटिक मटेरियल से जीन लेकर के ग्राही जंतु के जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए में, जो कि ओवम या स्पर्म का है, उसमें उसके जीन के उस टुकड़े को जोड़ दिया जाए जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके, तो वो जो जंतु प्राप्त होता है इस तकनीक से वो ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। तो इस तरह से जोड़ दिया और पूर्ण विकसित चूहे के शरीर से परिपक्व अंडों को मिलाकर शुक्राणु द्वारा कृत्रिम अवस्था में चूहे के शरीर के बाहर निषेचित कराया। शुक्राणु एवं अंड स्पर्म एवं ओवम के न्यूक्लियाई के फ्यूजन से संयोजन के पूर्व अति अल्प समय में माइक्रोपिपेट द्वारा निषेचित अंडे में माइक्रोपिपेट की सहायता से अंडे का फर्टिलाइजेशन करते हैं और उस तरीके से प्राप्त निषेचित अंडे में इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ संयोजित प्लाज्मिड डाल दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ संयोजित या फ्यूज किया हुआ प्लाज्मिड मिला दिया जाता है और अब प्लाज्मिड ओवम के गुणसूत्र के साथ फ्यूज हो जाता है, संयोजित हो जाता है। यह हो गया। इस प्रकार से तैयार किए गए अभियांत्रिक भ्रूण को मादा चूहे के गर्भाशय में आगे विकसित होने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। जिन एनिमल्स में आनुवांशिक अभियांत्रिकी या ट्रांसफेक्शन द्वारा जीन स्थानांतरित किया गया हो, उन्हें परजीवी जंतु, पैरासाइट जंतु कहते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग के पर्पज से या जेनेटिकल इंजीनियरिंग के उद्देश्य से इसके कुछ मुख्य बिंदु आप लोग समझिए कि जंतुओं की सेल्स या भ्रूण में किसी डीएनए फ्रैगमेंट के प्रवेश करने को ट्रांसफेक्शन कहते हैं तथा प्रवेश कराए जाने वाले जीन को पराजीन या पैराजीन, पराजीन हिंदी शब्द है और पैरा शब्द जो है वो इंग्लिश का है। तो पैराजीन का मतलब होता है फॉरेन जीन या ऊपर से अवतरित जीन, मतलब दूसरे एनिमल का जीन कहते हैं। ट्रांसजेनिक काऊ पूर्व में बनाई गई और ट्रांसजेनिक गाय या काऊ कम लैक्टोजन वाला दूध देने वाले ट्रांसजेनिक पशु पैदा करने की दिशा में किया गया प्रयास काफ़ी सराहनीय है। इसी प्रकार से इसका श्रेय ब्रिटिश साइंटिस्ट PPL थेरेप्यूटिक्स कंपनी के वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने रोजी नामक प्रथम ट्रांसजेनिक गाय बनाई थी। याद रखने का विषय है, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय बनी थी उसका नाम था रोजी। जिस प्रकार से क्लोन्ड भेड़ बनी थी उसका नाम था डॉली। तो यहाँ जो ट्रांसजेनिक काऊ बनी थी उसका नाम क्या था? रोजी था। तो ट्रांसजेनिक भेड़ एक अन्य रोचक प्रयोग के अंतर्गत ऐसी ट्रांसजेनिक भेड़ का निर्माण किया गया जिसके दूध में मानव प्रोटीन फैक्टर 9 उत्पन्न किए गए। अर्थात ये नॉर्मल प्रोटीन फैक्टर नहीं है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन फैक्टर है और डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक की सहायता से ट्रांसजेनिक भेड़ों एवं सूअरों का निर्माण किया जा चुका है। इसके यूजेज एंड लिमिटेशंस क्या हैं वो समझिए। उपयोगिता एवं सीमाएं।
ट्रांसजेनिक प्राणियों से महत्वपूर्ण प्रोटीन्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इन एनिमल से जो महत्वपूर्ण प्रोटीन्स हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्राणियों में ऑन्कोजीन के विकास के परिणामों का अध्ययन करने हेतु ट्रांसजेनिक तकनीक अति सार्थक सिद्ध हुई है। जीवों के विशिष्ट क्रम में अभिव्यक्ति हेतु प्राणी की फिजियोलॉजी को निर्धारित उत्प्रेरकों द्वारा उत्परिवर्तित या उत्प्रेरकों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसी प्रकार से अनेकों विषम परिस्थितियाँ जिन्हें संवर्धन विधि के अंतर्गत संतोषप्रद रूप से नहीं सुलझाया जा सकता, ट्रांसजेनिक विधियों के द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात ऐसी परिस्थितियाँ जो किसी एनिमल में डिजायर्ड हो, जो कि सामान्य तरीके से उत्पन्न नहीं की जा सकती, उनको हम ट्रांसजेनिक तरीके से इंड्यूस करके, प्रेरित करके, मैनिपुलेट करके, जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके हम किसी प्राणी में नया स्वरूप, नई फिजियोलॉजी, नया उत्पादन उद्देश्य से नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरीके से जेनिश 1988 के अनुरूप आनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीक से रैट्स में या चूहों में अंतरजातीय इंटर स्पीसीज एक क्लोनीय प्रतिरक्षियों का उत्पादन आसानी से संभव है। अंतरजातीय मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का उत्पादन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के चैप्टर में मैंने आपको समझाया था पहले लेक्चर में, तो वही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, उनका उत्पादन आसानी से संभव होता है। चूहों में एवं मुर्गों के जीन ट्रांसजेनिक चूहों में इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट किए गए हाइब्रिड संकर इम्यूनोग्लोबुलिन जी मॉलिक्यूल्स का निर्माण संभव हो सका है। इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल आप जानते हैं इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ट्रांसजेनेसिस के आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप इसे समझें। और ये जो मेरे नोट्स हैं, जो कि मैंने आपको प्रिंट करके प्रस्तुत किया है, ये बहुत अच्छी बुक से उतना ही मैटर मैंने आपको प्रस्तुत किया है, जो कि आप परीक्षा में आसानी से प्रस्तुत कर सकें और पूरे अंक प्राप्त कर सकें। अनावश्यक अंश मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।